नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर संदीपन मुकुल, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर। डॉक्टर मुकुल, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में जो बर्थ डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो बच्चा पैदा होता है जब भी उसके कुछ ना कुछ एक विकृति होती है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी का कितना बड़ा रोल है? प्लास्टिक सर्जरी का विस्तार बर्थ डिफॉर्मिटीज़ को भी छूता है और बहुत सी ऐसी विकृतियां हैं जो जन्मजात रूप से बच्चों में पाई जाती है और उनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में उपलब्ध है। इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर ऊपर से शुरू करें तो क्रेनियोस्टेनोसिस यानी सिर की हड्डियों का एबनॉर्मल रूप से जुड़ जाना और जो दिमाग का कोश है उस पे दबाव आना, उसके लिए क्रेनियोस्टेनोसिस का हम उपचार करते हैं सर्जरी द्वारा। उसके बाद सभी जानते हैं कि कटे होठ और कटे तालू, जिन्हें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है, इनका भी इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे जिन बच्चों का होठ कटा हुआ होता है या तलवा कटा हुआ होता है, उनका किस उम्र तक सर्जरी होके मतलब ठीक हो सकता है? जी, इन बच्चों की सर्जरी करीब 3 महीने से शुरू होकर करीब 18-19 साल तक चलती है। अच्छा। अलग अलग चरणों में, और एक एक जैसे समस्या खड़ी होती है उसका निदान और उपचार किया जाता है। सबसे पहले हम जो कटा होठ होता है उसका पुनर्निर्माण करते हैं। उसके बाद जो कटा तालू है उसका पुनर्निर्माण करते हैं। उसके बाद अगर उसकी बोली में कोई दोष है तो उसे ठीक करने के लिए फेरिंगोप्लास्टी नामक एक ऑपरेशन किया जाता है। जी। करीब 6 साल की उम्र में बच्चे के दांत ठीक करने के लिए बोन ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे कि उसके दांत जो परमानेंट टीथ, दूध के दांत गिरने के बाद जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो परमानेंट टीथ सही तरीके से निकलें। 14-15 साल की उम्र में इन बच्चों में नाक के भी दोष पाए जाते हैं तो राइनोप्लास्टी या नाक को सीधा करना किया जाता है। फिर जबड़े की सर्जरी, अगर जबड़ा दबा रहे तो 18-19 साल के आसपास वो भी सर्जरी की जाती है। इस तरह से 3 महीने से चलकर जब तक बच्चा करीब करीब वयस्क ना हो जाता तब तक सर्जरी चलती रहती है, लेकिन अलग अलग चरणों में, सब एक साथ नहीं किया जाता। कई बार अज्ञानता के कारण माँ बाप को पता ही नहीं होता, वो लोग बहुत देरी कर देते हैं बच्चे को लाने में। अगर आपके पास 6-7 साल का बच्चा आता है तो क्या उसकी भी सर्जरी से उपचार हो सकता है? बिल्कुल, सर्जरी से उपचार ही नहीं, उसे पूर्ण करीब करीब नॉर्मल बनाया जा सकता है, सामान्य रूप दिया जा सकता है। और देर से भी आए तो कुछ मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। तो 6 साल या उससे भी बड़ी उम्र के आते हैं, कई बार पूर्ण वयस्क हमारे पास आते हैं, तो उनका भी हम ऑपरेशन करके उन्हें सामान्य रूप देने की कोशिश करते हैं। और कौन से ऐसे बर्थ डिफॉर्मिटीज हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी ये फहरिस्त सच में बड़ी लंबी है। उंगलियां जुड़ी होना, एक से अधिक उंगली होना, हाथ पांव की और कई विकृतियां होती हैं, खून की नसों के गुच्छे, एबनॉर्मल गुच्छे शरीर में बन जाते हैं, जिससे चेहरे की या बदन की या हाथ पांव की विकृति पैदा हो जाती है। इन्हें वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन या आम भाषा में हेमेंजियोमा कहा जाता है। जी। इनका भी उपचार प्लास्टिक सर्जरी में ही होता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई लड़की ऐसा दोष पाया जाए कि उसके ब्रेस्ट ही नहीं है। एक तरफ पोलैंड सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसमें लड़कियों के एक तरफ ब्रेस्ट ही नहीं होती, तो उसका भी पुनर्निर्माण किया जाता है। बचपन में ही होता है? नहीं, वो बचपन में नहीं होता, वो दूसरी ब्रेस्ट को देख के लेट टीन्स में, यानी करीब करीब वयस्क हो जाए तब होता है। लेकिन इलाज है? इलाज संभव है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अज्ञानतावश वो छुपाते ना रहें, बल्कि इलाज ढूंढ लें। और मेरा ऐसा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम ये संदेश दे पाएंगे कि बहुत सी ऐसी विकृतियां हैं जिनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में संभव है। जननांग की विकृतियों के बारे में भी बताना चाहूँगा। हाइपोस्पेडियास करके एक बीमारी है जो लड़कों में पाई जाती है। इसमें जो मूत्र का छिद्र है वो लिंग के सिरे पे ना होकर थोड़ा नीचे होता है। अच्छा। इसका भी प्लास्टिक सर्जरी में उपचार संभव है और करीब करीब सामान्य रूप में दे सकते हैं हम बच्चे को। कभी एक चरण में ये संभव है, कई बार बच्चों में अगर विकृति ज़्यादा हो तो एक से अधिक ऑपरेशन द्वारा पुनर्निर्माण किया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ लड़कियों का जन्म होता है तो जन्म के समय और बाद में भी उनके उनकी योनि नहीं होती, यानी योनि का तंत्र है और जो बच्चेदानी का तंत्र है वो पूर्ण रूप से गायब होता है। तो योनि का पुनर्निर्माण भी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने में लड़की को बाद में मदद मिलती है। तो मतलब ये वाली बात हुई कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते, उनका प्लास्टिक सर्जरी में इलाज है। जी हाँ। और बिना बात एक इंसान मतलब ग्लानि और एक अजीब सी भावना में रह के चुपचाप ना बैठे। दोनों ही बातें हैं। कई बार हमारे जो अन्य डॉक्टर मित्र हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इतना नहीं पढ़ते और वो बच्चे को ये कहते रहते हैं कि बड़ा होगा तो इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर वो सही वक्त पे प्लास्टिक सर्जन से मिल ले तो कम से कम एक काउंसलिंग या उसे एक प्लान के बारे में बता दिया जाता है कि इस उम्र में आपको हमारे पास आना है और इस उम्र में इस विकृति का उपचार संभव है। एक आम सी चीज़ मैंने देखी है कि कुछ बच्चे बिना कान के, बाहरी कान नहीं होता, सुनने का तंत्र ठीक है लेकिन बाहरी कान नहीं है, एक नहीं है या दोनों नहीं है। अब वो बच्चे जो हैं उन्हें कह दिया जाता है कि बड़े होंगे तो आएंगे, तो वो एक ग्लानि और एक विकृति लेकर समाज में हाँ, और उनका जीते पूर्ण रहते विकास हैं। नहीं हो पाता। उनका पूर्ण विकास मानसिक रूप से भी नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल। और वो एक मजाक का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं। बिल्कुल। अब इस विकृति का उपचार कान नहीं होने का प्लास्टिक सर्जरी में संभव है। हम कार्टिलेज लेते हैं पसली के पास से, रिब्स के पास से, और उससे जो ये कान की जो शेप है या इसका जो आकार है उसे बनाते हैं। लेकिन इसे बनाने की उम्र है करीब 6 से 7 साल, क्योंकि 6-7 साल में आदमी का कान करीब 90% जो वयस्क कान है उसके साइज का हो जाता है। अच्छा, तो दूसरे कान का नाप लेके कार्टिलेज लेते हैं और कार्टिलेज को तराश के और जो कान गायब है उसे बना देते हैं। और जब तक वो 16-17 साल का होता है तो वो लगता भी नहीं है कि बाहर से लगाया हुआ है। देखिए, ईश्वर की जो कल्पना है और ईश्वर का जो कार्य है उसका मुकाबला कोई इंसान प्लास्टिक सर्जन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक कोशिश की जाती है। और कान के बारे में ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप अगर किसी पेंटिंग या किसी मूर्ति को भी देखेंगे तो किसी व्यक्ति की मूर्ति या शक्ल बनाई भी हो तो उसमें जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा वो कान होगा। कान का सिर्फ इशारा करके आर्टिस्ट भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कान की जो पेचीदगियां हैं, बनावट की पेचीदगियां हैं, वो एक अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट के बस में भी नहीं कि वो उसे पूरी तरह उतार पाए। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, कैंसर में भी आजकल प्लास्टिक सर्जरी के रोल के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं हो रही हैं, थोड़ी रोशनी डालिए। कैंसर में प्लास्टिक सर्जरी का रोल दो शरीर के अंगों में मैं ख़ास तौर से इनके बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि जब कैंसर से ग्रसित कोई भी जिस्म का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए प्लास्टिक सर्जन को बुलाया जाता है जी। लेकिन ख़ास तौर से हमारे देश में एक तो ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जर्दा खाने से, गुटखा खाने से, तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह के कैंसर बहुत अधिक होते हैं। अब जब कैंसर सर्जन मुंह का एक बड़ा हिस्सा निकाल देता है, आधा जबड़ा निकाल देता है, आधा गाल निकाल देता है, तो व्यक्ति उस विकृति के साथ जी तो नहीं सकता। तो आजकल ऑपरेशन के वक्त ही जब कैंसर को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसके तुरंत बाद प्लास्टिक सर्जन अपना काम शुरू कर देता है, मतलब उसी के साथ उसी दौरान। अच्छा। और हम जो है मुंह के जो गायब हिस्सा है, यहाँ तक कि अगर आधा या 3/4 जबड़ा भी गायब है तो उसे दोबारा बना देते हैं। जबड़ा कहाँ से बनाते हैं? जबड़ा हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो फिबुला, जो टांग की 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला, तो टिबिया को लेकर जबड़ा बना दिया जाता है। और जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम टिबिया की का रक्त प्रवाह जो है वो चेहरे के रक्त प्रवाह वाली नाड़ियों से जोड़ देते हैं, तो टिबिया को खाना पीना चेहरे की रक्त की प्रवाह है उससे मिलता रहता है। तो इस तरह से जबड़े का पुनर्निर्माण किया जाता है।
ब्रेस्ट कैंसर भी हमारी स्त्रियों में बहुत कॉमन हो चला है। ऐसा अनुमान है कि 15 या 14 में से एक स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना आज भारतवर्ष में हो गई है। ओहो। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद उस विकृति को लेकर अपने नारित्व की जो हानि हुई है, नारित्व की हानि को लेकर वो बाकी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट का होना सेक्सुअलिटी या नारित्व से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिल्कुल है। और इस विकृति से जो मानसिक पीड़ा नारी को होती है वो एक नारी ही समझ सकती है। अब मैं ये संदेश ब्रेस्ट सर्जन्स को भी देना चाहूँगा और साथ ही आम जनता को भी देना चाहूँगा कि कैंसर के बाद ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण या तो पहले ऑपरेशन के साथ ही या रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी पूरी हो जाने के बाद भी संभव है। तो पहले ऑपरेशन के साथ में क्या फ़ायदा रहता है? पहले ऑपरेशन के साथ फ़ायदा ये रहता है कि जिस पीड़ा से वो नारी गुजरती है उसे गुजरना नहीं पड़ता। रेडियोथेरेपी के बाद जो ऊतक जो ख़राब हो जाते हैं या फाइब्रोसिस हो जाता है तो एक सर्जन को भी आसानी होती है ऑपरेशन करने में, और हीलिंग जो है पहले ऑपरेशन के वक्त सबसे अच्छी होती है। ट्रॉमा में प्लास्टिक सर्जरी मतलब कितनी कॉन्क्रीट है? और फर्स्ट डिग्री पे, या तो हो कि भी एक्सीडेंट हो गया तब तो फर्स्ट एड करा लिया, 1 महीने बाद देखेंगे और कुछ कराना है तो? ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं जिन्हें प्लास्टिक सर्जन की इमीडिएट या तुरंत प्रवाह से उन्हें उस प्लास्टिक सर्जन की मदद की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के चेहरे की हड्डियां टूट गई हैं, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, माथे की हड्डी, चेहरा किसी रूप से फ्रैक्चर हो गया है तो उसका फिक्सेशन या उसका पुनर्निर्माण प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मशीन में हाथ आ जाए तो उसका भी पुनर्निर्माण प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। अगर कोई मान लीजिए अंग, हाथ या पाँव या एक उंगली या अंगूठा पूरी तरह से कट गया है तो उसका प्रत्यारोपण, पुनर्रोपण भी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। रीइम्प्लांटेशन हम कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी कॉम्पाउंड फ्रैक्चर्स हमारे लिम्स के, टांग के या हाथ के होते हैं तो उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो रोल है वो ये है कि हड्डियों को ठीक तरह से बैठा दे। और लेकिन अगर वो कॉम्पाउंड हैं और जो हड्डियां हैं वो उखड़ गई हैं तो उनको ढकना और उन्हें कवर करना प्लास्टिक सर्जन का काम है। तो ऐसा कोई भी अंग नहीं है ट्रॉमा को जिसे प्लास्टिक सर्जन नहीं छूता हो। डॉक्टर साहब, ये तो जैसे आपने बात करी बहुत बड़े एक्सीडेंट्स की, मैं एक बहुत छोटी बात लेती हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा घाव लग गया हो चेहरे पे, ठोकर खा के यहाँ पर ही घाव आ गया जिसपे कि टाँके आएंगे, तो क्या फर्क रहेगा जो एक प्लास्टिक सर्जन टाँके लगाएगा और जो एक आम डॉक्टर लगाएगा इमरजेंसी? जी फर्क तो रहेगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में करीब 1,500 प्लास्टिक सर्जन हैं और हर चोटिल व्यक्ति प्लास्टिक सर्जन तक ना तो पहुंच सकता है, ना प्लास्टिक सर्जन अपनी सेवाएं छोटी छोटी चोटों के लिए दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भद्दा निशान रह जाता है तो उसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बाद में थोड़ा सुंदर बनाया जा सकता है। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप हमें एक बात बताइए कि आजकल मोटापे में प्लास्टिक सर्जरी की क्या भूमिका आ गई है? कई बार सुनने को मिलता है प्लास्टिक सर्जरी जैसे जीवन के और अंगों को छू रही है तो मोटापे में भी हमारा काफ़ी रोल है और ये रोल बढ़ता जा रहा है। लेकिन मोटापे का विश्लेषण करना ज़रूरी है। एक व्यक्ति मॉर्बिडली ओबीज है, यानी उसका वज़न जो है वो 150, 200 किलो, 300 किलो तक है। ओहो। तो प्लास्टिक सर्जरी उसका उपचार नहीं कर सकती। अच्छा, उसका नहीं कर सकती? पहले उसे अपना वज़न घटा के आना पड़ेगा एक अनुपात में। जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर 30-32 के आसपास आ जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का रोल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हमें मोटे दिखाई देते हैं, अगर विश्लेषण करें तो उनके कुछ अंग ही मोटे हैं। उदाहरण के तौर पे सिर्फ पेट ही बड़ा है, स्त्रियों में सिर्फ स्तन ही बहुत बड़े हैं, या
स्त्रियों में नितंब यानी बटक्सी बहुत बड़े हैं या जांघें बहुत बड़ी हैं, तो इन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जरी के पास है। हम इसे वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं कहते, हम इसे बॉडी स्कल्पचर यानी शरीर को तराशना कहते। मतलब वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन जो कहीं बेडौल चीज है उसको आप लोग हटा देंगे। वजन भी कम होगा, क्योंकि फिर जब हम इस विकृति को हटा देंगे तो उसका एक्टिविटी लेवल अपने आप, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो मरीज फिर खुद एक्सरसाइज और फास्टिंग से अपना वजन और घटा लेता है। जैसे अगर किसी का पेट बढ़ा हुआ है सिर्फ, तो क्या सर्जरी रहती है? इसमें हम दो तरह के ऑपरेशन करते हैं। एक को मोटे रूप से लाइपोसक्शन, जिसका आप लोग सब बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं। लाइपोसक्शन द्वारा वैक्यूम लगा के हम चर्बी को खींच निकालते हैं और बहुत छोटे छोटे चित्रों से हम कैनुला या पाइप्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे शरीर के जो मोटे अंग हैं, जो विकृत अंग हैं, उन्हें तराश दिया जाता है। तो लाइपोसक्शन बड़े पेट के लिए एक इलाज है। और दूसरा जो अधिकतर हमारी महिलाओं को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से 2 या 3 डिलीवरीज़ के बाद, कभी कभी 1 डिलीवरी के बाद भी, उसे हम टमी टक आम भाषा में और एब्डोमिनोप्लास्टी हमारी वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। मतलब पेट बढ़ा हुआ भी नहीं हो लेकिन थुलथुल हो जाता है, थुलथुल हो जाता है या बढ़ा हुआ भी होता है। तो हम उसमें नाभि के नीचे जितनी भी चमड़ी और चर्बी है उसे निकाल देते हैं, नाभि को एक नई जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं और शरीर, पेट का जो ये निचला हिस्सा है वो सुडौल हो जाता है। आजकल भाई जो भगवान ने बना के दिया उससे तो कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो हर कोई उसमें चाहता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की जाए। तो खास करके नाक है या आपकी आंखें हैं बड़ी छोटी करनी है या होठों की शेप बदलनी है, इन सब के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत सहारा लिया जा रहा है। तो किस उम्र से ये आप देख रहे हैं कि ये शुरू हो रहा है? अब तो टीनेज में ही ये डिमांड आने लगी है। क्या ये सही है? सही और गलत का निर्णय करना मुश्किल है, लेकिन अगर विकृति का भार जो मरीज है या व्यक्ति है उसके मानस पर इतना अधिक है कि वो उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि समाज में ढंग से वो फंक्शन कर सके, किसी इंटरव्यू में जा सके, किसी नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त वो कर सके, या रिलेशनशिप्स बनाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो मरीज़ अगर हमारे पास आता है तो उसकी मदद करना मेरे ख्याल से हमारा धर्म है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल रहा है, ये क्या होती है? बोटॉक्स बोटुलिनम टॉक्सिन है, एक तरह का, एक कहें तो एक मीठा जहर है और मीठा जहर तो नहीं, हाँ, लेकिन डाइल्यूट जहर है और इससे मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती है। ये डायनामिक रिंकल्स के लिए होता है। वो रिंकल्स जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के वक्त पैदा होते हैं उनके लिए है। तो उन जो मसल्स इन रिंकल्स को पैदा कर रही है उन्हें इंजेक्शन लगा के पैरालाइज कर देते हैं, तो चेहरा जवान दिखने लगता है। इसके और भी बहुत सी और चीज़ों में भी काम। स्पास्टिक बच्चे हैं, स्पास्टिक बच्चों की मांसपेशियां कड़क हो जाती हैं तो उन्हें ढीला करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पैरालाइज करके सीधा किया जा सकता है। तो ये एक और इसका असर है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर चेहरे पे या कहीं भी बॉडी के हिस्से पे कोई बहुत बड़ा मोटा सा तिल है और वो बिल्कुल आपकी अगेन जैसे है कि भी कॉन्फिडेंस को भी कम कर रहा है और आपको बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है, आपका भी और दूसरों का भी, प्लास्टिक सर्जरी में ऐसे तिल के लिए कोई इलाज है? जी हाँ, कोई विकृति पैदा करने वाला तिल हो तो उसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा हटाया जा सकता है और ज़्यादातर ओपन नाइफ सर्जरी ही इसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन प्लास्टिक सर्जन अच्छी तरह प्लान कर सकता है कि फाइनल स्कार कैसा होगा और वो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो मतलब उसको हम लोग एक तरह से चाकू से हटा के और उसकी बारीक सिलाई कर सकते हैं, या फ्लैप या ग्राफ्ट लगाना पड़े तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक तिल को मामूली नहीं सोचना चाहिए, उसमें भी मेलानोमा नामक एक मैलिग्नेंसी या कैंसर पैदा हो सकता है। अच्छा। उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर वो तिल तेज़ गति से बढ़ रहा है, छोटे वक्त में ज़्यादा बढ़ गया है, या उसमें खुजली आ रही है, उसमें से कुछ रिसाव हो रहा है, उसके चारों तरफ सैटेलाइट नोड्यूल्स यानी छोटे छोटे और तिल पैदा हो गए हैं, तो ये सब लक्षण हैं जिनकी वजह से उसे बायोप्सी करके
उसे निकाल देना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए, नहीं तो मेलानोमा होने का भी खतरा होता है। एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार। धन्यवाद। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए UMH, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 56000606 पर। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है You, Me and Health, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।